So, good afternoon to all of you. जय सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है, कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडेंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग को कवर कर रहे हैं। सो माय नेम इज़ रवि प्रताप राव। आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और यहाँ पे मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लेकर के आया हूँ, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गेट, ईएससी, पीएसयू, एसएससी, जेई, यही कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो जिसके अंदर हमने जो है अभी तक अगर देखे जाए तो 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें इरिगेशन क्या है, एरिड रीजन क्या है, सेमी एरिड रीजन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या है, सरफेस इरिगेशन क्या है, सब सरफेस इरिगेशन क्या है, टेक्निक्स कौन कौन से हैं, फ्री फ्लडिंग क्या है, बॉर्डर फ्लडिंग क्या है, चेक फ्लडिंग क्या है, बेसिन फ्लडिंग क्या है, यहाँ तक की कहानी हमने समझ रखी है। इसके बाद की कहानी आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट हो, कुछ सजेशन हो, आप हमेशा जो है यहाँ पे बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो कल के क्लास तक हमने जो है 4 टेक्निक्स समझ लिए थे, ठीक है। 4 टेक्निक समझ लिए थे। अब 5वें टेक्निक की बात करते हैं हम लोग। 5वें टेक्निक की बात करते हैं। 5वां टेक्निक क्या है? फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन के बारे में ये लिखा हुआ पार्ट पे बाद में आएंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लें इमेज के थ्रू। ये है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन का मतलब क्या हुआ? जो रो ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, जिनको रो में ग्रो कराया जाता है, वहां के लिए फरो इरिगेशन बेस्ट सूटेड मेथड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप फरो इरिगेशन में एक डिच बनाते हो। समझ लीजिए डिच है, आपको दिख भी रहा होगा फिगर में, यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये समझ लीजिए डिच है। यहाँ पे पूरा पानी भर दिया आपने, यहाँ पे बीच में पानी भर दिया आपने, यहाँ पे पानी भर दिया आपने, यहाँ पे पानी भर दिया आपने। यानी कुछ जगह खाली रहेगा जो कि ऊपर होगा, थोड़ा सा सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होगा, और ये जो होगा फिर बगल में नीचे खाली होगा सरफेस में, जिसमें पानी भरा गया होगा। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। जो सरफेस ऊपर होगा उसी में हम लोग ग्रो करा रहे हैं, किसको? क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं। यानी एक रो में आप क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हो। ये जो डिच आपको दिख रहा है, डिच जैसा जो दिख रहा है, जनरली 8 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ का होता है। अच्छा, एक चीज और जान लें, अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो जनरली 400 मीटर तक ले सकते हैं आप, उससे कम ही रखा जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा लैंड जो है वो वेटेड नहीं होता है। पोटैटो में भी यूज होता है, जैसे ने बताया, एकदम सही जवाब। ये पूरा का पूरा लैंड जो है वो वेट नहीं होता है। कुछ ही पोर्शन है जो वेट होते हैं, भीगते हैं, पानी से भीगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखेंगे कुछ ही पोर्शन में पानी को दिया जा रहा है। वो पोर्शन जो होता है पूरे लैंड का जनरली 1/2 से लेकर के 1/5 पार्ट ही होता है। 1/2 से 1/5 का मतलब हुआ 20 से 50% ही वेटेड एरिया आपको दिखेगा इस लैंड में, बाकी सूखा हुआ दिख सकता है। लेकिन ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पानी है ये सीधे कहाँ जाएगा? रूट जोन में ही जा रहा है। वेस्टेज कम हो जा रहा है इसमें, वेस्टेज कम हो जा रहा है। इसलिए एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे, बाकी सारे टेक्निक जो पढ़े हैं आपने, उनके कंपैरिजन में एफिशिएंसी इसमें ज्यादा निकल करके मिलेगी आपको। ये रो ग्रोइंग क्रॉप्स में यूज होंगे, जैसा कि जय सिंह ने बताया। पोटैटो हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा, मेज हो जाएगा, ग्राउंड नट हो सकता है, राइस हो सकता है। राइस हालांकि बहुत कम ही यूज करते हैं लोग, अगर रो में कर रहे हैं तभी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्रॉप्स जो है इनके अंदर चले आएंगे। अब इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो सारे लिखे हुए हैं। फरो आर नैरो फील्ड डिच excavated between rows of plants and carry irrigation water through them। इसमें एक पॉइंट और आप बोल सकते हैं कि इसमें 1/2 से लेकर के 1/5 पार्ट ही केवल जो है वो वेटेड लैंड होता है, यानी भीगा हुआ लैंड होता है। Furrows are vary from 8 to 30 centimeter deep and may be much as 400 मीटर long।
इन फरो इरिगेशन ओनली वन, अच्छा लिखा है, 1/5 to 1/2 ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाई वाटर। दिस मेथड इज यूज फॉर रो ग्रोइंग क्रॉप्स। रो ग्रोइंग क्रॉप्स कौन कौन से हो गए? पोटैटो हो गया, ग्राउंडनट, राइस, शुगर केन, मेज हो गया, ये सारे आ गए। सॉरी लेट हुआ सर, कोई बात नहीं शुभम, अभी फरो इरिगेशन ही केवल किया हमने। तो ये है पूरी फरो इरिगेशन की कहानी। इस तरीके से आप जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में फरो इरिगेशन करते हैं। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टेक्निक है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें इफिशियंसी और अच्छा मिलेगा, लेकिन ये टेक्निक थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको। ये टेक्निक थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको। फिगर देखते हैं पहले हम लोग। ये आपने क्या किया, नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे पाइप्स हैं, और आप देख रहे होंगे फिगर में, तो हर एक रो में एक पाइप दिख रहा होगा शायद, या कुछ डिस्टेंस पे दिख जाएगा, और हर एक पाइप में कुछ डिस्टेंस पे आपको क्या दिखेगा, नोजल्स दिखेंगे। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स, या फिर इट इज अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स एंड नोजल्स। यहाँ पे आपको नेटवर्क दिखेगा किसका, पाइप्स और नोजल्स का। नोजल्स के थ्रू वाटर जो है वो स्प्रे हो रहा है, वाटर जो है वो स्प्रे हो रहा है। अगर आप इस बात को समझेंगे तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो पाइप है, पाइप के ऊपर एक होता है रोटेटिंग हेड, पाइप के ऊपर होता है एक रोटेटिंग हेड जो कि नोजल से कनेक्टेड होता है। इस तरीके से समझें, अगर आप इस तरीके से समझें, आप एक रफ फिगर बना करके दिखा रहा हूं मैं आपको, एक रफ फिगर बना करके दिखा रहा हूं मैं आपको। इसे हम लोग राइजर बोलते हैं, इसे हम लोग राइजर बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग हेड, इसे बोलते हैं रोटेटिंग हेड, इसे बोला जाता है रोटेटिंग हेड। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये ऐसे ऐसे जो है घूमेगा, राइजर के ऊपर कनेक्टेड है, यानी ये जो पोर्शन हुआ ये ऊपर जा रहा है, एक राइजर होगा, और यहाँ नोजल्स के पास में एक क्या होगा, रोटेटिंग हेड होगा, ऐसे घूमता रहेगा, जिस वजह से स्प्रे वाटर का प्रॉपर हो सके। अब ये राइजर से निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें वाटर जो निकल रहा है उसका एक प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। इसीलिए आप क्या करोगे, ये जो आप नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स हैं, ये कहीं पे वाटर टैंक ऐसी जगह रखा गया होगा जो बहुत ऊंचा होगा, ताकि वाटर हेड मिल सके इसको, तब जाकर के इस पाइप में पानी आ रहा होगा। वाटर हेड अगर मिलेगा तभी तो उसके अंदर एनर्जी आएगा, और उस एनर्जी के साथ जब पाइप में जाएगा पानी, तभी तो अच्छे से नोजल से निकल पाएगा और स्प्रे हो पाएगा। तो एक हाइट पे वाटर टैंक को रखा जा रहा है, जिस वजह से पानी वहां से नीचे आए, हेड अवेलेबल हो सके, तभी इस मेथड को हम लोग ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं। सिंपल सी कहानी समझ में आ रही है? इस मेथड को हम लोग ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड इरिगेशन। क्लियर है बात? In this method, water is applied to the soil in the form of spray. स्प्रे करके दे रहे हैं through a network of pipes and pumps, nozzles, ये सारी चीजें अरेंज्ड रहती हैं। अब इस मेथड में देखिए क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कमेंट सब गुड है? गुड आफ्टरनून हसनैन सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, आप बीएमसी में विटामिन चैप्टर ऐड करो, उसके ग्रेड क्या क्या है, उसे कितने टाइप के हैं, उसे पूरा डिटेल में। एकदम ऐड हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गुड आफ्टरनून हसनैन। तो बीएमसी वाले में ऐड हो जाएगा, टेंशन ना लो। उसमें मैं जो है ग्लास भी पढ़ाऊंगा, प्लास्टिक भी पढ़ाऊंगा, स्टोन तो होगा ही होगा, स्टील होगा, विटामिन होगा, कोल टार होगा, ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से रहेंगी, स्टेयर होगा। इसके अलावा कुछ चाहिए तो बताना, फिर पहले हालांकि इतना कवर कर लेने देना, फिर उसके बाद बताना। तो मैं बता रहा था क्या, मैं बता रहा था आपको कि स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात कर रहा था, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब तो आसानी से समझा जा सकता है। अगर स्प्रिंकल हो रहा है वाटर, यानी वाटर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे एरिया में, पहला एडवांटेज निकल कर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब हुआ कि इक्वल अमाउंट में वाटर हर जगह पहुंचेगा।
ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपका जो लैंड है वो स्टीप है या फिर रोलिंग लैंड है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको रेगुलर करने की जरूरत नहीं है, यानी उस लैंड को जो है लेवलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही इरिगेशन कर सकते हैं, किसकी मदद से? स्प्रिंकलर इरिगेशन की मदद से। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं आप? इसमें इरोजन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, हालांकि ना के बराबर रहते हैं। बाकी सारे मेथड में जो वाटर आता है वो एनर्जी के साथ आ रहा है, तो इरोजन ज्यादा करता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है। इसमें एक दिक्कत बस ये हो सकती है कि जहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पे आप स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है मेथड ये स्प्रिंकल कर रहा है तो वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी रूट जोन तक ज्यादा अमाउंट में नहीं जा रहा है। तो इसलिए जैसे राइस के खेती में अगर देखेंगे तो राइस के कंडीशन में आपको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ऐसे जगहों पे आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज नहीं कर पाओगे। इसमें लेबर की आवश्यकता बहुत कम होती है, इट इज लेस लेबर ओरिएंटेड। इसमें अगर बात करें तो इफिशियंसी बहुत अच्छी निकल करके आती है, क्योंकि लॉसेस इसमें बहुत कम निकल करके आएंगे। थोड़े बहुत जो होंगे ऑपरेशन लॉसेस हल्के फुल्के होते हैं, बाकी कोई लॉस इसमें जल्दी मिलेगा नहीं आपको, जिस वजह से इसमें 80% तक इफिशियंसी निकल करके आएगी, यानी जितना भी पानी 100 लीटर पानी आपने पहुंचाया तो 80 लीटर वो क्रॉप को मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। लेकिन कुछ जो है इसके अंदर ड्रॉबैक भी हैं, डिसएडवांटेज भी निकल करके आएंगे। इसमें लेबर तो कम लगेंगे, लेकिन कम जो लग रहे हैं वो अच्छे लेबर होने चाहिए, स्किल्ड लेबर होने चाहिए, जिनके पास पूरी जानकारी हो, पाइप्स की, नोजल्स की, अरेंजमेंट की पूरी जानकारी हो, वही वहां पे आएंगे। स्किल्ड लेबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, यानी नॉर्मल लेबर। अच्छा, पिछले मेथड जो है फ्री फ्लडिंग में कोई भी लेबर बुला दो वो सारा काम कर देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेबर कम लगेंगे लेकिन वो स्किल्ड होने चाहिए। दूसरा क्या है डिसएडवांटेज? इसमें जो हेड ऑफ वाटर चाहिए उसके लिए बहुत ज्यादा हेड चाहिए, मैंने बताया भी, तभी एक प्रेशर के साथ पानी आएगा और स्प्रे हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। पैसा भी इसमें ज्यादा चाहिए, इसलिए अपने कंट्री में ज्यादातर नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ उन्हीं जगहों पे दिखेगा जहाँ पे स्कार्सिटी है पानी की। हालांकि यूएसए में देखेंगे तो वहां पे इकोनॉमी अच्छी है, तो वहां पे ज्यादातर आपको दिख जाएगा कौन सा? स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें कॉर्नर्स जो होंगे लैंड के, वो कॉर्नर्स जो है वो इरिगेट नहीं हो पाते हैं, वो रिमेन्स अनइरिगेटेड रह जाते हैं, यानी अनइरिगेटेड रह जाते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम दिखेगी। ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए हैं, आपको नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर स्लोपिंग ग्राउंड where leveling is not possible. It can be used for easily irrigable soil. अच्छा, परमेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर ऑल द क्रॉप्स एक्सेप्ट द क्रॉप्स हैविंग हाई वाटर रिक्वायरमेंट्स लाइक राइस। राइस के कंडीशन में थोड़ा सा वाटर ज्यादा चाहिए होता तो नहीं यूज कर पाते हैं। 80% तक एफिशिएंसी मिलेगी, लेस लेबर ओरिएंटेड है। इट रिक्वायर हाई प्रेशर हेड ऑफ वाटर, इट रिक्वायर हाई स्किल लेबर, कॉर्नर्स रिमेन्स अनइरिगेटेड। जो मेन पॉइंट्स है मैंने लिख करके दे दिए हैं आपको। कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक अच्छा सा स्प्रिंकलिंग इरिगेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज में। ठीक है। अच्छा, लाइक किया कि नहीं आप लोगों ने वीडियो को? कोई लाइक क्यों नहीं कर रहा है? 4 लोग वॉचिंग है। चले नेक्स्ट मेथड पे चले। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन। ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देता है कि ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है, ट्रिकल इरिगेशन है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। पहले इसको फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये फिगर में प्रॉपर फिगर मुझे मिला नहीं एक्चुअली। इस फिगर में जो पाइप्स हैं वो ऊपर के साइड दिख रहे हैं, हालांकि ऐसे भी अरेंज किया जाता है ड्रिप में या ट्रिकल इरिगेशन में, लेकिन जो एक्चुअली होगा क्या, वो अर्थ सरफेस के नीचे ये पाइप लगे होंगे और उसके अंदर से नोजल से निकले होंगे, परफोरेशन निकला होगा और उस परफोरेशन से जो वाटर पहुंच रहा होगा वो सीधे कहां पहुंच रहा होगा? रूट जोन में पहुंच रहा होगा।
तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। ये एक सब सरफेस इरिगेशन का टाइप है, समझ लीजिए। मैंने बताया था ना, इरिगेशन जो है मेनली जो किया जाता है वो सरफेस इरिगेशन किया जाता है। दो टाइप के इरिगेशन होते हैं, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। तो ये आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन है एक्चुअली। सब सरफेस में भी दो बताए थे, एक नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन बताया था, एक आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन बताया था। नेचुरल जो कैनाल के नीचे से वाटर सीप करके लैंड में पहुंच रहा है। आर्टिफिशियल नीचे आप परफोरेटेड पाइप सप्लाई कर दीजिए जिसके थ्रू वाटर निकलेगा और सीधे रूट जोन में जाएगा। ये एक तरीका हो गया। तो ये आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन है यहाँ पे। जैसे क्या बोल रहे हैं, ड्रिप। ड्रिप करना मतलब आप जानते होंगे, ड्रिप कर रहे हैं यानी सीधे रूट जोन में वाटर को पहुंचा रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिकल इरिगेशन। ऑब्वियस सी बात है, सीधे रूट जोन में वाटर जा रहा है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलेगी, लॉसेस बहुत कम मिलेंगे, जिस वजह से इसका यूज उन जगहों पे करेंगे जहां पे वाटर की स्कार्सिटी होगी। इट इज यूज प्लेसेस वेयर देयर एग्जिस्ट एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। In this method, water is slowly and directly applied to the root zone of the plants, thereby minimizing the losses by evaporation and percolation. एफिशिएंसी आपको 90 से 95% तक मिल जाएगा इसमें। बहुत अच्छी एफिशिएंसी मिलती है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसी में मिलती है आपको। लेकिन ये मेथड उतना ही क्या है, कॉस्टली है। इंडिया में आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन दिख भी जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये बहुत कम दिखेगा, बहुत रेयर दिखेगा आपको ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? सर आप यहाँ पे पूरा इरिगेशन पढ़ाएंगे? हाँ एकदम पूरा इरिगेशन चलेगा, और ज्यादा दिन चलेगा भी नहीं हसनैन। ये आपका मेरे ख्याल से आज क्वालिटी ऑफ इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन लगेगा इसको, 10 या 12 दिन लगेंगे, खत्म भी हो जाएगा शायद। तो बने रहिए, अभी कंटिन्यूटी में है। अभी आप देख रहे होंगे तीसरा दिन है और फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। तो 1-1 घंटे क्लास रहेगी, खत्म होने के चांसेस हैं 10 से 15 दिन में, 15 दिन मान लो। चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं। हमने सारे टेक्निक्स समझ लिए, सारे टेक्निक्स समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिटी की। टेक्निक 7 समझ लिए, छोटा सब्जेक्ट है क्या सर? हाँ ये छोटा सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। ये आपका 20 से 24 घंटे, 25 घंटे, 25 घंटे मान लो, इससे बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो ये खत्म हो जाएगा। छोटा सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल है वैसे ही है। और इसमें क्या है कि नंबर श्योर एंड शॉर्ट जो है वो सही हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं, क्वेश्चन इसके गलत नहीं होंगे आपसे। तो बड़ा सटीक निशाना इस पे लगता है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है इरिगेशन क्या है ये समझ लिया, एडवांटेज समझ लिया, डिसएडवांटेज समझ लिया, टाइप समझ लिया, टेक्निक समझ लिया। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं? क्वालिटी पे। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़े होंगे कि जो वाटर कंक्रीट के लिए यूज हो रहा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं आप, जो वाटर आप पीने के लिए यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर होनी चाहिए, क्या कॉज फॉर रिजेक्शन होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, ये सारी बातें पढ़ते हैं। अब फिर यहाँ पे भी वाटर है, लेकिन ये वाटर इरिगेशन पर्पज से है। तो इस इरिगेशन वाटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर होते हैं उनको ध्यान में देना है, देखना है आपको। ठीक है, तो जस्ट एज एवरी वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इन द सेम वे एवरी वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट लाइफ। प्लांट है ये, प्लांट लाइफ। द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज विच मेक द वाटर अनफिट फॉर इरिगेशन। कौन कौन से हैं? चारों को हमें समझना, मेन ये 4 हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स पानी के थ्रू आ जाते हैं, फील्ड में पहुंच जाते हैं। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और फील्ड में चले आते हैं, उससे क्या दिक्कत आती है आपको, कितना रखना चाहिए, इन बातों पे ध्यान रखेंगे। परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस टू अदर कैटायंस, बहुत सारे कैटायंस आएंगे, उसके अंदर जो सोडियम आयन का कंटेंट है वो कितना है, वो एक लिमिट से ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे फील्ड में। ये सारी चीजें किसके थ्रू आ रही हैं फील्ड में? पानी के थ्रू आ रही हैं। तो उस पानी को हमें कंट्रोल करना है, उस पानी के अंदर इन सारी चीजों को कंट्रोल करना है, जिस वजह से वो फील्ड में आने के बाद फील्ड के ऊपर या क्रॉप के ऊपर गलत इंपैक्ट न डाल सके। चौथा जो क्वालिटी होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोरान होगा। ये 4 मेन चीजें हैं जिन पे ऊपर आपको कंट्रोल करना होता है इरिगेशन वाटर के अंदर और ध्यान देना होता है। एक एक करके समझे हम लोग। पहला, सस्पेंडेड सॉलिड्स।
ये सब पानी के थ्रू आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स या सेडिमेंट बोल लिया जाए, तो सेडिमेंट जो वाटर के थ्रू आते हैं हमारे फील्ड में। अब देखिए बात क्या है, कहानी को थोड़ा सा और अच्छे से समझें, हम बहुत बेसिक से समझें। पानी कहाँ से ले रहे हैं आप कैनाल में? रिवर से। रिवर कहाँ से आ रहा है? माउंटेन से। जनरली अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो कहाँ से आ रहा है? ये सब गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? उत्तराखंड से आ रहे हैं, पहाड़ों से आ रहे हैं, यानी हिमालयन रीजन से आ रहे हैं। ठीक है, बात को समझते जाइएगा, सब इंटरलिंक्ड करिए। तो हिमालयन रीजन से पानी आया, अब वो पानी जो है आ रहा है तो अपने साथ सॉइल लेकर के आ रहा है। वो सॉइल लेकर के आया तो सॉइल छोड़ता गया, तो वो जो सॉइल कहलाया वो कौन सा सॉइल कहलाया? एलुवियल सॉइल कहलाया। नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम जो सॉइल है वो कौन से हैं? एलुवियल सॉइल है। अब वो एलुवियल सॉइल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो जब आप फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा एग्रीकल्चर और फार्मिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता तो बताना बताऊंगा। सर लेक्चर का टाइम थोड़ा इंक्रीज करो, 1 घंटे का चल रहा है शुभम, अब इससे ज्यादा क्या इंक्रीज करें? 1 घंटा उस पर भी लेता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल भी ले रहा हूँ मैं, तो लगातार 2 घंटे क्लास में ले रहा हूँ। हालांकि बिल्डिंग मटेरियल तो खत्म होने वाला है, अगर वो खत्म हो गया ना जल्दी तो इसकी टाइम इंक्रीज कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो इसको रिलेट करते हैं हम लोग, क्या रिलेट कर रहे थे? एलुवियल सॉइल समझ में आया। तो ये वाटर जो है अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आ रहा है, सस्पेंडेड सॉलिड्स लेकर के आया, तो एलुवियल सॉइल बना। अब वो पानी आया तो उस पर आप फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो है क्रॉप जो लगाया है आपने उसके लिए पानी चाहिए। तो वो पानी आपने दिया इसके थ्रू, कैसे? वो रिवर का पानी, गंगा रिवर का पानी कैनाल में लिया आपने, कैनाल आर्टिफिशियल तरीके से बनाया आपने, और वो कैनाल के थ्रू पानी कहाँ पहुंचाया आपने? फील्ड में पहुंचाया। तो अगर ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स फाइनर हैं और इनके अंदर नाइट्रोजन, हाँ वहां पे बात अलग थी, वहां पे बात अलग थी शुभम, यहाँ पे बात अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जल्दी कवर होगा, टेंशन ना लो। तो वहां टाइम पास होता था, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो रहा है पढ़ाई, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, जो पानी आया, वाटर आया, तो वो उस वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, अगर उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम ये प्रॉपर अमाउंट में है और वो फाइनर पार्टिकल हैं, तो वो पानी के साथ जो सस्पेंडेड सॉलिड्स जाएंगे फील्ड में, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर देंगे। लेकिन लेकिन अगर वो पानी के साथ जो सस्पेंडेड सॉलिड्स आ रहे हैं वो कोर्सर हैं और उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस की कमी है, तो उस कंडीशन में वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। समझने में आ रहा है? यानी पानी को कंज्यूम करेगा प्लांट, उससे दिक्कत नहीं है कि उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, लेकिन उस पानी के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड आ रहा है वो प्लांट को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर दे रहा है, जिस वजह से प्लांट पे फर्क पड़ रहा है। तो डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, लेकिन दिक्कत आ रही है। ठीक है, ठीक है ये बात। तो अगर आप इस पॉइंट को लिखना चाहें सो लिख सकते हैं, व्हेन finer particle, finer sediments, when finer sediments, इनके अंदर अगर देखा जाए नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये सारी चीजें हैं कंटेनिंग, ये सारी चीजें हैं इन वाटर it increases the fertility of it increases the fertility of soil। इसकी वजह से फर्टिलिटी क्या हो जाएगा? सॉइल का बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल कैसे हैं? व्हेन कोर्सर पार्टिकल, ये जो सेडिमेंट्स हैं वो कोर्सर हैं, ये जो सेडिमेंट या सस्पेंडेड सॉलिड्स जो पानी के थ्रू आ रहे हैं वो कोर्सर हैं, तो उनके अंदर डिफिशियंसी होगी किसकी? नाइट्रोजन, एनपीएस की, इन वाटर। तो इस वजह से इट डिक्रीजेस
इट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसकी वजह से फर्टिलिटी क्या हो जाएगी सॉइल की, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाएगी। और आपको ये बात पता भी होगा कि हिमालयन रीजन से जो भी सॉइल आते हैं उनमें जनरली कमी होती है, डिफिशियंसी होती है किसकी, नाइट्रोजन की। भाई जितने नॉर्थ इंडिया में हो आप लोग सारे के सारे जो है एलुवियल सॉइल पे फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, जिस वजह से आप फर्टिलाइजर डालते हो उस फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन ही तो होता है। नाइट्रोजन की कमी है इसीलिए तो नाइट्रोजन ऐड कर रहे हो आप। तो हिमालयन रीजन से जो भी पार्टिकल आते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो नाइट्रोजन को फुलफिल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक क्रॉप के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि वाटर के थ्रू सस्पेंडेड सॉलिड्स या सेडिमेंट्स आ रहे हैं तो कैसे फर्क डालेंगे, कैसे अफेक्ट डालेंगे आपके लैंड पे, कैसे क्या करेंगे, इस बात को हमने समझने की कोशिश करी। दूसरा वाटर का पैरामीटर जो है वो है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। टोटल ट्रांसपोर्टेशन सॉइल, एकदम सही, ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं वो, एलुवियल सॉइल उनका एक पार्ट हो गया। मैक्सिमम सॉइल जो होते हैं ट्रांसपोर्टेड ही होते हैं। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, वाटर जो आ रहा है कैनाल के थ्रू फील्ड में पहुंच रहा है तो उसके अंदर कई सारे सॉल्ट्स होंगे जो पानी के अंदर घुल गए होंगे, सॉल्युबल हो गए होंगे। तो अगर इनका टोटल कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा पानी के अंदर तो ये लैंड पे अफेक्ट कम डालेंगे, अगर ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन इनका तो अफेक्ट डालने लग जाएंगे। जैसे इस पॉइंट को मैंने लिख भी दिया है कि सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम प्रेजेंट इन द इरिगेशन वाटर मे प्रूव इंजरियस टू प्लांट्स। अब कैसे, इस बात को समझिए, थोड़ा सा इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्रॉप है, ये आपका फील्ड है, अब इसमें पानी आया, इस पानी के अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, ये रूट जोन कहलाया। इसे मैंने क्या बोला, रूट जोन। इसके अंदर पानी आएगा, ये सॉइल है, तो ये जो पानी आएगा ये प्लांट यूज कर लेगा, ये यूज कर लेगा, ठीक है। लेकिन इस सॉइल के अंदर, इस रूट जोन के अंदर कई सारे पोर्स भी होंगे, पोर्स भी होंगे। अब ये पोर्स जो है, ये पोर्स जो है, ये अगर सॉल्ट ज्यादा चले आए तो ये सॉल्ट जो है इन पोर्स को भर देंगे। जब सॉल्ट पोर्स को भर देंगे तो इस प्लांट के एरेशन के लिए, हवा लेने के लिए, ऑस्मोटिक एक्टिविटी के लिए जगह नहीं मिलेगा, जिस वजह से ऑस्मोटिक एक्टिविटी अफेक्ट होगी, रिड्यूस होगी। और जब ऑस्मोटिक एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो प्लांट जो है धीरे धीरे मरने लग जाएंगे, यानी उनका जो ग्रोथ होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर इस बात को समझें तो इट मे आर इन एक्सेस, दे लीड टू इंजरी द क्रॉप्स, reduces the osmotic activity, choke the air voids in root zone, hence affect aeration। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्या बात समझ पा रहे हैं आप। तो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो सीधे कैसे अफेक्ट डाल रहा है प्लांट पे, ये समझाने की कोशिश करी मैंने। कैसे, क्योंकि वो जो रूट जोन में पोर्स हैं, जगह है, उनको भर दे रहा है। जब वो भर दे रहा है तो उस प्लांट को हवा लेने के लिए जगह ही नहीं बच रहा है, हवा लेने के लिए जगह नहीं बच रहा है, तो प्लांट क्या होने जा रहे हैं, क्रॉप कितना क्या होने लग जाएंगे, इंजर्ड होने लग जाएंगे। ये कहानी है इसकी, एकदम सही। चलो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब क्या है, अब इस बात को समझें हम कि ये जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स है, इसे मैं CS से डिनोट कर दे रहा हूं। ये जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट है वाटर के अंदर, इनका अमाउंट, अगर CS का अमाउंट जो है लेस देन 700 ppm है वाटर में, तो उस कंडीशन में ये प्लांट पे ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं, ज्यादा अफेक्ट नहीं डालते हैं। सो वाटर can be used for any crop, water can be used for any crop। इतना तक रहेगा अगर पानी के अंदर, ppm समझ रहे हैं ना, मिलीग्राम पर लीटर, इतना तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स की वैल्यू 700 ppm से लेकर के 2000 ppm तक अगर होता है तो इस कंडीशन में भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ
क्रॉप्स के लिए ये हार्मफुल होने लग जाएगा। सो वाटर मे बी हार्मफुल फॉर सम क्रॉप्स, वाटर मे बी harmful may be harmful for some crops। लेकिन अगर इसकी वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर है किससे, ज्यादा है किससे, 2000 ppm से, तो ये हर एक क्रॉप के लिए हार्मफुल होगा। सो वाटर इज हार्मफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स, वाटर इज हार्मफुल फॉर ऑल क्रॉप्स, हर एक क्रॉप्स के लिए क्या होने लग जाएगा, हार्मफुल होने लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? वाटर इज हार्मफुल फॉर ऑल क्रॉप्स, क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इस बात को समझते हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअली वाटर में था ना, तो इसे CS से डिनोट करेंगे, ठीक है, वाटर में रहेगा। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स वाटर के अंदर अगर इतना रहेगा तो इस तरीके से अफेक्ट करेगा, इतना रहेगा तो इस तरीके से अफेक्ट करेगा। वाटर लॉगिंग, ppm फुल फॉर्म क्या होता है, मिलीग्राम पर लीटर होता है, मिलीग्राम पर लीटर होता है। वाटर लॉगिंग का अफेक्ट देखो, वाटर लॉगिंग शुभम समझ लो, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे सॉल्ट आए, पोर्स को भर दिया, बात समझ में आ रहा है? अब एक तरीका ये भी हो सकता था कि पूरा सरफेस मैंने पानी से भर दिया, पूरा पानी से लबालब एकदम भर दिया। तो जब पूरा पानी से भर जाएगा तो उस कंडीशन में भी पोर्स जो है खाली नहीं बचेंगे, क्योंकि जो पानी आप यूज करोगे थोड़ा बहुत सॉल्ट भी आएगा, वो पानी भी आएंगे, वो भी क्या कर देंगे, भर देंगे। तो अफेक्ट दोनों की वजह से, सॉल्ट के आने की वजह से और वाटर लॉगिंग की वजह से, दोनों से जो अफेक्ट आ रहा है वो सेम आएगा, यानी क्रॉप इंजर्ड होंगे, प्रोडक्टिविटी घटेगी आपकी। तो पानी पूरा भर दोगे तब भी ये दिक्कत आने वाली है, ठीक है। हालांकि वाटर लॉगिंग एक अलग चैप्टर है, उसको देखेंगे हम लोग। अब इस बात को समझे हम लोग, जरा इस बात को समझे हम लोग कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर के अंदर, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ये ये जो है कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पे बेस्ड होता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे होता है। यानी कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करके हम लोग किसी भी वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, किसी भी वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्चुअली यस से मैं सॉइल यूज करूंगा तो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसे CS नहीं मैं लिख दे रहा हूं, क्या इसे CS ना लिख करके CR लिख दूं क्या। जो वाटर के अंदर कंसंट्रेशन होगा, यानी इरिगेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होगा, इरिगेशन वाटर के अंदर जो कंसंट्रेशन होगा, उसे C से केवल डिनोट कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं CS जो है यूज करूंगा किसके लिए, क्यों मिट नहीं रहा है, अरे मिट गया, ठीक है। तो C केवल लिख रहा हूं इसको, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर कितना कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, इसकी मैं बात यहाँ पे किया, ठीक है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जब वाटर के थ्रू जो सॉल्ट आ रहा है, फील्ड में पहुंच रहा है, तो वाटर के थ्रू जब फील्ड में पहुंच रहा है, सॉइल के अंदर जो वाटर जा रहा है तो सॉल्ट पहुंचा रहा होगा, तो वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन सॉइल में कितना है, क्योंकि पानी में जो सॉल्ट है वो हमें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो पानी का जो सॉल्ट है वो सॉइल में जा रहा है सॉल्ट, और वो सॉल्ट फिर हमारे प्रोडक्टिविटी को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। तो हमें मेन ये समझना होगा कि सॉइल के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, इस बात को समझना होगा। तो इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करने जा रहे हैं। इस कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है, एक चीजें हैं, यानी मास कंजर्व रहेगा जहां पे भी रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप हुआ, ये मान लीजिए क्रॉप हुआ, अब इसमें पानी आप दे रहे हैं,
पानी इरिगेशन कर रहे हैं। इरिगेशन दो तरीके से किया जा सकता है, एक कैनाल के थ्रू इरिगेशन वाटर आ रहा है, तो मान लीजिए कैनाल के थ्रू इरिगेशन वाटर जो आ रहा है उसका अमाउंट कितना है, क्यू है, यानी डिस्चार्ज इतना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझिए कि इस प्लांट को जो पानी मिल रहा है वो इरिगेशन के थ्रू भी मिल रहा होगा, यानी इफेक्टिव रेनफॉल के थ्रू भी मिल रहा होगा। तो इफेक्टिव रेनफॉल के थ्रू अगर मिल रहा है तो उसका अमाउंट कितना है, वाटर का अमाउंट कितना है, आर ई है। अब इस रेनफॉल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो होगा वो कितना है, सी आर से डिनोट कर दे रहा हूं, यानी रेनफॉल के थ्रू जो पानी मिल रहा है प्लांट का उसमें उसमें अगर देखा जाए अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, एक बार में ही समझ आ जाता है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो अब ये इफेक्टिव रेनफॉल के थ्रू पानी मिलेगा प्लांट को, तो इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, सी आर। ये इरिगेशन के थ्रू मिलेगा पानी, इरिगेशन के थ्रू पानी मिलेगा तो इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, सी, सी माना है हमने। अब ये जो गया है टोटल पानी जो गया, यानी टोटल जो सॉल्ट गया वो सॉल्ट तो कंजर्व रहेगा, तो टोटल जो सॉल्ट गया पानी के साथ गया, बात को समझिएगा ध्यान से। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, कुछ वाटर यूज कर लिया जाएगा प्लांट के द्वारा, और जो वाटर यूज किया गया वो क्या बोला जाता है, कंजप्टिव यूज बोला जाता है, उसे इवेपो ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। तो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए कुछ वाटर यूज कर लिया, टोटल पानी इतना दिया था, इसमें से कुछ यूज हो गया, कुछ पानी यहां पे बचा रह जाएगा, कुछ पानी यहां पे बचा रह जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में, तो कुछ पानी यहां पे बचा रह जाएगा, ठीक, कुछ पानी यहां पे बचा रह जाएगा। अब उस पानी के अंदर जो भी सॉल्ट होगा वो टोटल सॉल्ट के बराबर होगा, क्योंकि बाकी जितने भी सॉल्ट आए थे वो सारे खर्च तो होते नहीं है, कहीं यहीं ना कहीं होंगे। तो अब जो बाकी पानी बचा है उसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो जो पहले सॉल्ट आया था उसके बराबर होगा, यही कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा, C इंटू क्यू प्लस, पानी दो तरीके से दिया आपने, पानी दो तरीके से दिया आपने, अब ये इक्वल होगा जो पानी बचा हुआ है उनके अंदर सॉल्ट जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो पानी कौन सा बचा हुआ है, टोटल पानी आपने दिया था Q प्लस आर ई, उसमें से खर्च कितना हो गया, Cu, इतना ही पानी बचा हुआ है। इसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा वही सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा, यानी दोनों इक्वल हो गए, कंजर्वेशन ऑफ मास लग गया। सॉल्ट उड़ेगा थोड़ी ना, वहीं कहीं रुका होगा, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो आपने दिया था वही सॉइल के अंदर होगा, ये हमने इक्वल कर दिया, यही कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो यहाँ पे CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इंटू क्यू प्लस सी आर इंटू आर ई, अपॉन में क्या आ जाएगा, Q प्लस आर ई माइनस सी यू। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन आप सॉइल में निकाल सकते हैं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन आप सॉइल में निकाल सकते हैं, कैसे, ऐसे। अब इसका नोटेशन समझ लीजिए जरा, नोटेशन में कंफ्यूजन हो सकता है, नोटेशन समझ लीजिए। CS क्या है यहाँ पे, CS सॉल्ट कंसंट्रेशन इन सॉइल है, C क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन इन इरिगेशन वाटर है, इन इरिगेशन वाटर है। CS हो गया, C हो गया, CR क्या है, पहले C वाले सारे टर्म क्लियर कर लें। सॉल्ट कंसंट्रेशन इन इफेक्टिव रेनफॉल, जो रेनफॉल हुआ है उसके अंदर भी तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा, हालांकि बहुत कम होता है, इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। C का सारा कहानी खत्म हो गया। Q क्या है, यहाँ पे डिस्चार्ज है, किसका, इरिगेशन वाटर का, कैनाल के थ्रू जो आ रहा है पानी, इरिगेशन वाटर का। Q हो गया, कहानी खत्म। RE क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल का अमाउंट है, कितना बारिश हुआ है, जो प्लांट को मिला है, इतना पानी आया है बारिश के थ्रू। RE हो गया। CU क्या है, कंजप्टिव यूज है, कंजप्टिव यूज मतलब इवेपो ट्रांसपिरेशन है,
यानी ये वो पानी का अमाउंट है जो क्रॉप अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है। इसे बोला जाता है वेपो ट्रांसपिरेशन। इसका पूरा मेजरमेंट हम लोग हाइड्रोलॉजी में देखेंगे। नोटेशन समझ में आ गया? तो इनके मदद से आप ये पता कर लिए कि फील्ड में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है। और ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन, अगर ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो हार्मफुल होगा। हार्मफुल कैसे होगा? ये सॉल्ट जो है सॉइल के अंदर जो पोर्स हैं उनको रोक देगा, जिस वजह से ये सीएससी तो लिखा था, सीएससी तो है, तो जिसकी वजह से ये सारा अफेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सीएस को निकालना इसीलिए हमारे लिए जरूरी था। अब ये सीएस, ये जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल के अंदर, ये निकाल तो लिया आपने, लेकिन अब इसे कैटेगराइज किया जा सकता है। कैटेगराइज कैसे किया जाता है इस बात को समझते हैं हम लोग। चलें नेक्स्ट पेज पे। अब यहां से ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, सीएस निकालना अगर आप समझ गए तो उस बेसिस पे हमने जो है टाइप्स ऑफ वाटर कर रखे हैं और ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन अब क्या होता है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से निकाल लिया, लेकिन जब आप चेक करते हैं ना तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में बताते हैं, क्योंकि आसानी से उसे मेजर किया जा सकता है। यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में बताते हैं, आसानी से मेजर हो सकता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो माइक्रो मोल पर सेंटीमीटर होता है। तो यानी टाइप्स ऑफ वाटर जो बताने जा रहा हूं मैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे बताने जा रहा हूं। पहला जो टाइप ऑफ वाटर है जिसे बोला जाता है लो सैलिनिटी वाटर, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे? C1 से। दूसरा है लो सैलिनिटी के बाद मीडियम सैलिनिटी वाटर, जिसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग C2 से। और तीसरा है हाई सैलिनिटी वाटर, जिसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग C3 से। और चौथा है आपका वेरी हाई सैलिनिटी वाटर, जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे? C4 से। अब दिक्कत क्या है, याद क्या करना है आपको? लो सैलिनिटी वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होता है? 100 से लेकर के 250 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर। और C2 का कितना होता है? 250 से 750 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर। C3 का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होता है? 750 से 2250 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर। और इसका C4 का 2250 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? 0.65 EC एकदम सही जवाब, एकदम सही बताया शुभम ने एकदम सही बताया। लेकिन इसका यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं 0.65 EC, ये कहानी कहीं और की है, लेकिन आप समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो हमने जो है वाटर को चार टाइप में बताया आपको, C1, C2, C3, C4, जो कि किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बेस्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लिखा जा सकता है, इसलिए हमने लिख करके बताया। अब देखिए क्या है, लो सैलिनिटी वाटर अगर है, यानी जो वाटर आ रहा है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर 100 से 250 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर तक है तो वो C1 वाटर कहलाएगा। और उस C1 वाटर को आप किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो, वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। सुनते जाइएगा ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। मीडियम सैलिनिटी वाटर यानी C2 वाटर, वो C2 वाटर किसे बोला जाएगा? जिस पानी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन 250 से 750 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर होगा। और इस वाटर का यूज अगर आप करेंगे तो ये कुछ क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हो जाता है। इसीलिए C2 वाटर को अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको लीचिंग करना पड़ेगा। नया टर्म मैंने बोल दिया, मैंने बोला C2 वाटर को अगर यूज करना है तो लीचिंग आपको करना पड़ेगा। मेरे लाइव नहीं चल रहा है,
लीचिंग करना पड़ेगा। लीचिंग क्या होता है, हालांकि लीचिंग भी हम लोग पढ़ेंगे वाटर लॉगिंग चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो डिस्कस तो करना पड़ेगा। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग का मतलब ये हुआ कि आप फील्ड में पानी देंगे और उस पानी के थ्रू क्या होगा, उस पानी के अंदर जो सॉल्ट होगा वो पानी के साथ घुल जाएगा। अगर एक्सेस सॉल्ट है तो घुल जाएगा और उस पानी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो सॉल्ट जो है एक तरीके से रिमूव हो जाता है। रिमूवल ऑफ सॉल्ट कंटेंट, एकदम सही जवाब दिया है जय सिंह ने। तो लीचिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो मीडियम सैलिनिटी वाटर अगर है तो आपको लीचिंग करना पड़ेगा। हाई सैलिनिटी वाटर है अगर तो यूज कर सकते हो, लेकिन लीचिंग के साथ साथ प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी अच्छे से वो पानी के अंदर जो सॉल्ट है वो प्रॉपर तरीके से निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन बना पा रहे हो तभी हाई सैलिनिटी वाटर को यूज करना। वेरी हाई सैलिनिटी वाटर को आप किसी भी क्रॉप के लिए यूज नहीं करते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। समझ में आया वाटर का कैटेगराइजेशन क्यों किया गया? क्योंकि आप उसी बेसिस पे आप उसका यूज कर सको। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? मीडियम सैलिनिटी वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होता है, एक रेंज में पूछ देगा आपको। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ गया। सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो अगर पानी के अंदर, कहा गया, अगर पानी के अंदर सॉल्ट चला आ रहा है, घुल करके चला आ रहा है, तो कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे इसे मेजर किया जा सकता है, किसके टर्म में लिखा जा सकता है, इस बेसिस पे वाटर को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है और किस वाटर को कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारी बातें मैंने कवर कर ली। अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में। पहला सेडिमेंट या सस्पेंडेड सॉलिड देख लिया आपने, सॉल्युबल सॉल्ट्स देख लिया आपने। अब तीसरा सोडियम आयंस की बात करें। बहुत सारे आयंस होते हैं पानी के अंदर, अब उसमें सोडियम आयंस जो होता है वो हार्मफुल होता है। अब उसमें जो है सोडियम आयंस जो होता है वो हार्मफुल होता है। कैसे हार्मफुल होता है समझिए इस बात को। सोडियम आयंस अगर चला आता है पानी के अंदर, सोडियम आयंस अगर इसका अमाउंट टोटल कैटायंस के, टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस के कंपैरिजन में देखा जाए, अगर 5% तक है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसका वैल्यू जो 5 से 10% है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसकी वैल्यू अगर 10% से ज्यादा है तो ये हर एक क्रॉप पे इफेक्ट डालने लग जाता है। सोडियम आयन का जो परसेंटेज है वो 10% से अगर ज्यादा है टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस के रेफरेंस में, तो ये इफेक्ट डालने लग जाता है। ये क्या करने लग जाएगा? सोडियम आयंस का क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में पीएच की जो वैल्यू होगी सॉइल की वो बढ़ जाएगी, परमेबिलिटी जो होगी वो घट जाएगी, प्लास्टिसिटी बढ़ जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पीएच बढ़ जाएगा, परमेबिलिटी जिस वजह से कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और उसके अंदर अगर बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये अफेक्ट होता है सोडियम आयंस का अगर आपने ज्यादा कर दिया तो। बात समझ में आ गया इतना? तो मोस्ट ऑफ, अच्छा ये पॉइंट लिख दिया है मैंने, आप पढ़ लीजिए, नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द सॉइल कंटेन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सोडियम। बहुत कम ही रखते हैं, लेकिन अगर कम है, बहुत कम है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इफ द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस इज लेस देन 50% ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस, इट इज टॉलरेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इनका अमाउंट, इफ परसेंटेज ऑफ सोडियम मोर देन 10% ऑफ फॉलोइंग चेंजेस आर इंड्यूस्ड इन सॉइल, क्या क्या चेंजेस दिखेंगे आपको? पीएच सॉइल का बढ़ जाएगा, परमेबिलिटी घट जाएगा, प्लास्टिसिटी बढ़ जाएगा, और कंप्रेसिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर? अब इस बात को समझने के लिए फिर वही बात आई कि सर चलो ठीक है आपने बता तो दिया कि इससे दिक्कत है, लेकिन अब इसे मेजर कैसे किया जाए? अब इसे मेजर कैसे किया जाए? जैसे पहले मेजर किया था आपने, एक दूसरे टर्म में मेजर किया था ना, तो वैसे ही अब यहाँ पे सोडियम आयंस का जो परसेंटेज है ये कैसे मेजर किया जाता है? द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन, द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन, द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन इन टर्म्स ऑफ ये कैलकुलेट किया जाता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के टर्म में।
इन टर्म्स ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के टर्म में मेजर किया जाता है। कैसे? फॉर्मूला है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है सोडियम, बैलेंसी बनी होता है ना सोडियम का, अपॉन रूट में एवरेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, इसका बैलेंसी 2 होता है, मैग्नीशियम, ये होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला हो गया आपका, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब किस में होने चाहिए? इनका यूनिट क्या होगा? इन्वायरमेंट में पढ़ते हो तो सारे जगह कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मिलीग्राम पर लीटर में रखते हो आप, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गलती से अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल गया न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अगर मिलीग्राम पर लीटर में दिया है तो मत रख दीजिएगा, उसे कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, यानी इनका जो कंसंट्रेशन है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में रखना होता है आपको, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में रखना होता है आपको। मिलीग्राम पर लीटर में अगर दिया है तो उसे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इसी को बोला जाता है, इसी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट पर मिलियन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप, इक्विवेलेंट पर मिलियन, यानी मतलब क्या हुआ इसका? ईपीएम, ईपीएम, जैसे पीपीएम नहीं था, पार्ट्स पर मिलियन, तो पीपीएम को हम लोग क्या बोलते थे? मिलीग्राम पर लीटर। वैसे ही है इक्विवेलेंट पर मिलियन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको पीपीएम यानी मिलीग्राम पर लीटर में अगर कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अभी मैं बता दूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। अब ये सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो मिला आपको, इस बेसिस पे वाटर को क्लासिफाई किया गया है। तो फिर से जैसे जैसे सॉल्युबल सॉल्ट्स के बेसिस पे वाटर को क्लासिफाई किया गया था, वैसे ही सोडियम आयंस के बेसिस पे यानी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बेसिस पे वाटर को क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला, वहां लो सैलिनिटी वाटर था, तो यहाँ पे क्या होगा? लो सोडियम वाटर होता है। लो सोडियम वाटर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? S1 से डिनोट कर रहे हैं। लो सोडियम वाटर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? सोडियम S1 से डिनोट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की? 0 से 10। दूसरा जो है मीडियम, मीडियम सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर। तीसरा जो है हाई सोडियम वाटर, हाई सोडियम वाटर। और चौथा जो है वो वेरी हाई सोडियम वाटर है, वेरी हाई सोडियम वाटर है। S2 S3 से डिनोट कर रहे हैं, इसको S4 से डिनोट कर रहे हैं। ये 10, 10 से 18 होगा, 18 से 26 होगा, 18 to 26, एंड दिस इज मोर देन 26, दिस इज मोर देन 26। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है आपको? पीएच मेजर्स पीएच पेपर एंड पोटेंशियोमीटर, एकदम सही, एकदम सही, ठीक है। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बेसिस पे फिर से हमने वाटर को कैटेगराइज किया, लो सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर, हाई सोडियम वाटर, वेरी हाई सोडियम वाटर। फिर से यहां पे ध्यान से सुनिए एक बात, लो सोडियम वाटर जनरली किसी भी क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं, यानी वाटर के अंदर अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 0 से 10 के बीच में है तो उस वाटर को हम लोग लो सोडियम वाटर बोल रहे हैं, और उस वाटर को जनरली हर एक टाइप के क्रॉप के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर वाटर के अंदर 10 से 18 है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, तो उसे हम लोग मीडियम सोडियम वाटर बोल रहे हैं, और उस वाटर का यूज हम लोग करेंगे अगर, तो उसमें आपको जिप्सम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जिप्सम को ऐड करने की वजह से सोडियम कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। और कैसे कम होता है ये मैं बताऊंगा वाटर लॉगिंग चैप्टर में, क्योंकि रिएक्शन है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। हाई सोडियम वाटर अगर है तो इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लीचिंग प्रॉपर तरीके से करना होगा आपको। वेरी हाई सोडियम वाटर,
जनरली किसी भी क्रॉप के लिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ये। तो समझ में आ रहा है क्यों मैंने वाटर को कैटेगराइज किया। वाटर को कैटेगराइज सोडियम के बेसिस पे भी किया, सॉल्युबल सॉल्ट्स के बेसिस पे भी किया। क्यों किया, इस बात को यहां से समझा जा सकता है। अब देखिए, जैसे जैसे इस बात को समझे, मैंने बताया यूनिट की बात, यूनिट की कहानी बता रहा था ना मैं। तो यूनिट मान लीजिए किस में दे रखा है। मान लीजिए क्वेश्चन एक एग्जांपल उठा लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया आपका कि एक वाटर है जिसके अंदर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में कितना दिया है, 44 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम का कितना दिया है, 6 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है। और मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है, मैग्नीशियम का दिया हुआ है 18 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपसे पूछा क्या है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बताओ। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान क्या देना है आपको, ये किस में दे रखा है, ये मिलीग्राम पर लीटर में दे रखा है। लेकिन फॉर्मूले में मुझे मिलीग्राम पर लीटर में नहीं रखना है, मुझे किस में रखना है, ईपीएम में रखना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, पहले फॉर्मूला तो लिख लो। फॉर्मूला क्या था, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रूट में इनका एवरेज आ जाएगा, याद तो हो ही गया होगा। वैल्यू पुट करिए, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ये मिलीग्राम पर लीटर में है। इसे कन्वर्ट करने के लिए इसके वेट से डिवाइड करेंगे। वेट कितना होता है इसका, 23, सोडियम का 23 याद होगा, अपॉन वैलेंसी। यही हर जगह करना है आपको। कैल्शियम के केस में भी यही करना है। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 6 मिलीग्राम पर लीटर। इसको कन्वर्ट करने के लिए इसके वेट से डिवाइड करेंगे, कितना होता है, 40 होता है शायद, 40, और इसके वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। प्लस मैग्नीशियम की बात करी जाए, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 18 दिया है। डिवाइड करेंगे इसके वेट से, वेट कितना होता है 24, और वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे अपॉन में 2। सॉल्व कर लीजिए, ये किस में आ गया, ये आप कन्वर्ट करके मैंने किस में रख दिया, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में रख दिया, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में रख दिया। कितना निकल करके आ जाएगा, सॉल्व करके बताओगे क्या, आंसर बताओगे। ये जितना भी वैल्यू आ जाए, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सॉरी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो यूनिटलेस है, तो जो भी वैल्यू आए यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लास्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर भी देख लीजिए। चले आगे, आंसर कोई बताएगा। लास्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है बोरॉन। बोरॉन जो है जनरली आता है बाथरूम के वाटर से, बाथरूम से जो पानी निकल के 2.01 बताया इन्होंने, मैं इसको सही मान रहा हूं। बोरॉन जनरली निकल करके आता बाथरूम से जो पानी आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि सोप्स वगैरह में, साबुन वगैरह में बोरॉन होते हैं। और वो पानी अगर आप एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज कर रहे हो तो एक्चुअली आप जो है वाटर जो यूज कर रहे हो उसमें बोरान यूज कर रहे हो। और बोरान जो होता है वो प्लांट के लिए एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है। अगर इसका अमाउंट 0.3 ppm तक है तब चल जाएगा काम, क्योंकि कुछ ही प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, काम चल जाएगा। लेकिन इसका अगर अमाउंट 0.5 ppm से ज्यादा है तो ये देखिए, ये नट्स, साइट्रस फ्रूट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 4 ppm से ज्यादा है, ये शुड एक्सीड लिख दिया मैंने, शुड नॉट होगा, शुड नॉट एक्सीड 4 ppm। 4 ppm से ज्यादा एकदम नहीं होना चाहिए, हर एक प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तो चारों पैरामीटर आपको समझ में आ गए। सेडिमेंट यानी सस्पेंडेड सॉलिड्स, सॉल्युबल सॉल्ट्स जिसे हमने सी के टर्म में निकाला, फिर सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन, फिर चौथा है बोरान। तो ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर हैं। इसको कन्वर्ट करके भी दिखा दिया मैंने कैसे कन्वर्जन होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 15 है तो कौन सा टाइप ऑफ वाटर है, लो सोडियम, मीडियम सोडियम, हाई सोडियम, वेरी हाई सोडियम। तो आपको जवाब देना होगा मीडियम सोडियम वाटर। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये वैल्यूज दे देगा, आपको सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो पहले निकालना होगा, 2.201 जैसे आया, अब आपको ये वैल्यू दे देगा, बोल देगा बताओ कौन सा टाइप ऑफ सोडियम वाटर है। तो आपको सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालना होगा, फिर आप बताओगे ये कौन सा सोडियम वाटर है, लो सोडियम वाटर है यानी S1 है। इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको।
ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। गेट की तैयारी, आपका टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए सेशन को, थोड़ा मोटिवेशन आप लोग भी दीजिए, तभी तो एनर्जी आएगा और अच्छे से पढ़ाएंगे। बाकी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, बहुत फ्रेश चैप्टर है एकदम। तो जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनसे भी बोलिए ज्वाइन कर लें, कल से और मजा आने वाला है। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। और आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।